खबर थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर संभव। कैबिनेट से बिल को मंजूरी मिल सकती है। 19 नवंबर को पीएम ने वापसी का कृषि बिल कानूनों की वापसी का ऐलान किया था और अब कैबिनेट से इस बिल को मिल सकती है मंजूरी। बड़ी खबर थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। ने कानूनों की वापसी का ऐलान किया था। कुछ ही देर बाद ये बैठक होगी, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। और किसान मांग भी कर रहे थे, कह रहे थे, कई किसान कह रहे थे और किसानों के इस धरने को कई पार्टियां राजनीतिक रंग देने का भी कोशिश कर रही थी। वो लोग, तमाम लोग कह रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि हमें प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है। ये बातें कही गई। उन्होंने सिर्फ ऐलान किया है। टीवी पर ऐलान करना आसान होता है, लेकिन अब कुछ ही देर बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और बताया जा रहा है कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर इस बैठक में लग सकती है। कैबिनेट से बिल को मंजूरी मिल सकती है, वापसी की बात को मंजूरी मिल सकती है। 19 नवंबर को पीएम ने वापसी का ऐलान किया था और अब इस पर मुहर लग सकती है इस कैबिनेट बैठक में। बड़ी राहत एक दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को। कह दिया है कृषि कानून के जो बिल थे, तीनों बिल, उन्हें वापस लिया जाएगा। हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे, दुख उन्होंने जताया था, लेकिन किसानों के इस लंबे धरने प्रदर्शन को देखते हुए और इस धरने प्रदर्शन के कारण हो रही लोगों की परेशानी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कदम आगे बढ़ाया। बावजूद इसके किसान संगठन, बावजूद इसके किसान हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अब एक उम्मीद। और अनूप गुप्ता मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, कितनी देर में बैठक होगी और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर इस बैठक में लग सकती है, कितनी संभावना? कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज की बैठक में कैबिनेट में इस पर मुहर लगा दी जाएगी। चूंकि ये पूरी संवैधानिक प्रक्रिया होती है उसकी वापसी का, तो उसकी शुरुआत इस बैठक में हो जाएगी। चूंकि सोमवार से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि इस सत्र में इस बिल की वापसी की पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। तो ऐसे में कैबिनेट की बैठक में ये पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया की औपचारिकताएं हैं जो आज पूरी की जाएगी और उसके बाद जो संसद सत्र हो रहा है उसमें ये इस बिल को लाकर इसकी वापसी की जाएगी। जी, एक कदम तो आगे और बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री ने। पहले ऐलान किया और अब कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। इसके बाद जो प्रक्रिया होगी, जितना वक्त लगता है वो लगेगा। लेकिन जो लोग अनूप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री पर उन्हें भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री की बात पर यकीन नहीं है, टीवी पर आकर प्रधानमंत्री ने बोल दिया है हम रास्ते से नहीं हटेंगे, और कई राजनीतिक पार्टियां इस माहौल को और गरमा रही थी, राजनीति कर रही थी। क्या अब आपको लगता है इस कदम के बाद ये लोग जो धरने पर बैठे थे, कुछ उनके रुख में नरमी आएगी या आनी चाहिए? देखिए, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसमें से कुछ कहीं ना कहीं कुछ राजनीति भी उसमें शुरू हो चुकी है। और जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार किसान संगठनों की तरफ से जो मांगे कही जा रही है, उस मांगों में बढ़ोतरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये अभी कहना मुश्किल होगा कि जब ये कानून वापस ले लिया जाएगा, पूरी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, तो उसके बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था। शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो आज कैबिनेट की बैठक में कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर संभव।
वहीं गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक भी आज होनी है। पुनर्गठन के बाद आज ये पहली बैठक होगी। शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। कई मुद्दों पर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। मिशन 2023 पर रणनीति। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक आज, कई मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी। खास तौर पर फोकस रहेगा मिशन 2023 पर। शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की ये बैठक होगी। और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को धमकी मिली है। गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी दी गई है। आईएसआईएस कश्मीर पर गौतम गंभीर ने आरोप लगाया है। मामले की जांच में अब दिल्ली पुलिस जुट गई। गंभीर के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीकानेर में टोल कर्मियों की दबंगई का मामला फिर सामने आया। पुलिस के साथ टोल कर्मियों ने मारपीट की। आरोपी को लाने के दौरान मारपीट की गई है। नोखड़ा टोल नाके पर यह मारपीट की गई। मारपीट में एएसआई और कांस्टेबल बुरी तरह से जख्मी भी हो गए हैं। 7 लोगों के खिलाफ मामला अब दर्ज कर लिया गया है। टोल कर्मियों की दबंगई। बीकानेर में पुलिस के साथ ही की मारपीट। एएसआई और कांस्टेबल घायल। 7 के खिलाफ मामला दर्ज। और एक और बड़ी खबर कोटपुतली से, जहां बस्ती में सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और बाइक में भीषण भिड़ंत हुई और इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। बांसखोह रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। सिरोही में भी सड़क हादसा हुआ। 4 लेन हाईवे पर यह हादसा हुआ। पिकअप और बस में भीषण भिड़ंत। पिकअप सवार 6 लोग इस हादसे में घायल। मौके पर पिंडवाड़ा पुलिस पहुंच चुकी है। पिंडवाड़ा सिरोही पुलिस मौके पर मौजूद। एक और बड़ी खबर कोटपुतली से। कोटपुतली में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की मौत। अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। प्रागपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। सुंदरपुरा ढाढा गांव का ये पूरा मामला। और प्रदेश के पटवारियों के लिए अच्छी खबर है। 400 पटवारियों का प्रमोशन किया जाएगा। बड़ी खबर, प्रमोशन पटवारियों को। 30 नवंबर को पटवारियों की डीपीसी होगी। राजस्व मंडल की डीपीसी के बाद बनेंगे गिरदावर। सीआर मीणा वाली समिति डीपीसी करेगी। और पाली से इस वक्त की बड़ी खबर है। यहां एक तरफा प्यार में सिरफिरे ने स्कूल में घुसकर 11वीं की छात्रा का गला ब्लेड से काट दिया। छात्रा को गंभीर हालत में पाली में भर्ती करवाया गया है। पाली अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना मारवाड़ थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि आरोपी भी उसी स्कूल में 12वीं का छात्र है। घटना के बाद आरोपी पाली अस्पताल भी जा पहुंचा और छात्रा की हालत जानने की कोशिश की। इस दौरान छात्रा के परिजनों ने उसे पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी छात्र पिछले 4 दिन से उसे लगातार परेशान कर रहा था और बार बार फ्रेंडशिप का उस पर दबाव बना रहा था। तब उसने अपने भाई को बुलाकर उसे समझाया भी था, लेकिन वो नहीं माना और लंच टाइम के दौरान उस पर हमला कर दिया। चलिए सीधा अब लिए चलते हैं आपको। शकुंतला रावत पदभार ग्रहण कर रही हैं। आज भी पदभार ग्रहण का सिलसिला जारी। कैबिनेट मंत्री तमाम एक एक कर अपना पदभार ग्रहण करते हुए, किसी ने मुहूर्त की तलाश की तो किसी ने पहले दिन ही अपना शपथ ग्रहण के बाद पदभार ग्रहण किया। और ये पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के बीच शकुंतला रावत का पदभार ग्रहण। ओम क्षेना भवान क्षरा निवेशन यथना संप्रथमां प्रत्युतार्धालोका विष्णुनादता तुंधार्या महादेवी कुर्चास्नाम। ओम केशवाय नमः।
ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। माधवाय नमः। गोविंदाय नमः। प्रक्षालम। ओम हरि ओम गंगा जल। ओम मानो भद्राः कृतवो जन्तो विश्वादो दब्धादो अपरीतादो विदाः देवानां भद्रासिंहवेदो जातान् देवानागुणातिरभिनो निवर्ततं मा देवानागुण्यमुपसेदिमं मयं देवान आयुः प्रतिरन्तो जीवसे तान् पूर्वाया निविदाहु महि वयं भागं विश्रमजितं दक्षामस्तिदं वा अर्जवनं वरुणघुं सोमविश्विना सरस्वतीना सुभगमस्करद तन्नो वातो मायो भुवातु बेखजन्तन्मातत्पिताद्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्दिघ्न्याजुवाम्मा पूखानो जातां मे ददामस्वेदे रक्षिता पायुरदब्धां स्वस्ति ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः प्रेखादस्वा मरुतः वृष्टिन्मातरा शुभं जावानो विदते खुजगमया अग्निजिह्वा मनवसूरजक्रदो स्वेदो देवा अवतगमिन्ने भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षविजत्राः स्थैरैरङ्गैस्तुष्टुवाघुसस्तनो भिर्वति मही देवाहितं जदायोः शतमिन्नु शारदो अन्ति देवान् सकराजरा सन्तनूनाम् पुत्रातो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याधिरिघतायुगन्तो आदित्यजौरदितिरन्तरिक्षमातिथिमाता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदित्य पञ्चजनादितिजातमतिजान् त्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मशान्ति सर्वगौ शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ओम शान्ति शान्ति सुख शान्ति भवतु। ओम गणेश गणेश जी करो। ओम गणेश 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 ओम सुमुखा चे गंतस्य कपिलो गजगणका लंबोधरस्य विनाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननम द्वादशेतान्नमानि पठेन्नरानात्मं विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेश निर्गमे तथा संग्रामे संके च विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिशब्दादात् पूजतो यं सुराध्रे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते सर्वदा सर्वकार्यासु नास्ते खां मङ्गलम् एकादस्तु भगवान् मङ्गलाय तनोहरि तदेव लग्नां सुदिनां तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव लक्ष्मीपते त्वमामि यत् योगेशं कृष्णोदनुदात् विजयो भूतात्वनिधम् सर्वे श्रम्भकार्यासु त्र्यम्बके भुवनेश्वराय देवान् दिशन्तं ब्रह्मेशानं जनार्दनं दुर्गाध्यक्षं गणाधिपते श्रीगोविन्दं श्लेषे तार्केशं महादेवं हनुमन्तं महाबलिं भैरव। तो नए मंत्री एक्शन में है, पदभार संभाल रहे हैं। महेश जोशी ने भी पदभार संभाला, जलदाय मंत्री का पदभार ग्रहण किया। महेश जोशी ने सुबह सुबह शासन सचिवालय पहुंचे और पदभार ग्रहण किया। सचिवालय स्थित अपने ऑफिस में विधिवत रूप से उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन किया। ओ भैया धक्का मुक्की मत करिए। अरे भैया
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात कोरोना रिटर्न। प्रदेश में कोरोना दस्तक दे चुका है, स्कूलों में कोरोना केस फिर बढ़ रहे हैं। बात अब बढ़ते हुए कोरोना केसेस की। एक्शन में सरकार आ चुकी है। अब बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए आज शिक्षा विभाग इसकी समीक्षा करेगा। मंत्री बीडी कल्ला समीक्षा करेंगे। स्कूलों में हेल्थ प्रोटोकॉल समेत कई मुद्दों पर फीडबैक लिया जाएगा। महेश दादीज मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। कोरोना केसेस को लेकर अब सरकार अलर्ट मोड पर। महेश, कई मामले आए सामने, एक स्कूल से 11 मामले, एक स्कूल से 2 मामले, और अब ये संख्या लगातार बढ़ रही है। क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है, क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं महेश? देखिए बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आज महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि जिस तरह से मंत्रिमंडल पुनर्गठन रहा है और उसके बाद में कार्यभार ग्रहण करने के साथ साथ में जो मंत्री हैं वो विभाग के जो तमाम अहम निर्णय हैं वो भी आज यहाँ पर लेंगे। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने यहाँ पर विभागीय अधिकारियों की बैठक लेना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ यहाँ शिक्षा संकुल में ही जो चिंतन और मंथन सभागार हैं उसमें दोनों तरफ अलग अलग बैठकें रहेगी। उसमें शिक्षा विभाग में जो है पहले गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा का दायित्व संभाल रहे थे, पीसीसी अध्यक्ष बनने के साथ में ही जो अब जिस तरह से मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुआ है उसमें बीडी कल्ला को ये जिम्मेदारी मिली है। और बीडी कल्ला यहाँ पर कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर जो राधाकृष्णन शिक्षा संकुल सभागार है जिसमें चिंतन सभागार है उसमें कुछ देर में यहाँ पर अधिकारियों की बैठक लेंगे। अधिकारी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और एक तरफ उस शिक्षा विभाग की बैठक चलेगी तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पर बीडी कल्ला शिक्षा विभाग की बैठक लगेगी। और जिस तरीके से आपने कहा कि कोरोना को लेकर के आज महत्वपूर्ण निर्णय जो है इसी दिशा में ये सोचा जा रहा है कि संभवतः जिस तरीके से 15 नवंबर से ही ये किया गया था कि 100% क्षमता के साथ में स्कूल खोल दिए थे और ऑनलाइन कक्षाओं को बंद कर दिया था और पूरी तरह से ऑफलाइन कक्षाओं की बात कही गई थी। तो इस लिहाज से क्योंकि जब स्कूलों में वापस से कोरोना के मामले बढ़े हैं और राजधानी जयपुर में ही 19 दिनों में 22 केसेस जिस तरीके से आए हैं और कल एक स्कूल की बात करते हैं तो वहां से 12 केसेस एक साथ मिले, तो ऐसे में ये बड़ा चिंतनीय विषय हो जाता है। इस लिहाज से जो शिक्षा मंत्री हैं वो सबसे पहले कोविड को लेकर के महत्वपूर्ण जो रिव्यू है वो कर सकते हैं और उसके साथ में ही उम्मीद की जा रही है, पेरेंट्स भी ये डिमांड कर रहे हैं कि दोबारा से या तो 50% क्षमता के साथ में स्कूल खोले जाएं या फिर ये एक निर्णय किया जाए कि जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो विधिवत रूप से जारी रहेगी ताकि जो विद्यार्थी ऑफलाइन स्टडी नहीं चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन स्टडी यहाँ पर मिल सके। और इसे लेकर के भी एक कार्य योजना तैयार करनी होगी। देखिए जिस तरीके से तीसरी लहर का खतरा बच्चों को बताया जा रहा था उस लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत चिंतनीय विषय हो जाता है कि कोरोना के खतरे से बच्चों को किस तरीके से बचाया जाए। तो इस लिहाज से आज शिक्षा विभाग में ये एक महत्वपूर्ण बैठक रहेगी और बीडी कल्ला को सबसे पहले दायित्व यहाँ पर अपना लेने के साथ में ही इस पर जरूर कोई न कोई एक महत्वपूर्ण डिसीजन जो है वो यहाँ पर लेना होगा। हालांकि उन्होंने संकेत दिए थे कि पूरी तरह से अधिकारियों के साथ में बातचीत करेंगे और किस तरीके से कहाँ किन जगहों से जो है ये कोविड के मामले सामने आए हैं उसकी भी पूरी पुष्टि करेंगे। उसके बाद में एक जो निर्णय रहेगा वो सरकार तक भेजा जाएगा और संभवतः ठीक है। शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। सचिन भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकुंतला रावत से बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी और सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, प्रदेश अध्यक्ष महोदय सभी, और अभी भाई आए हैं धर्मेंद्र राठौड़ जी, अरोड़ा जी, सभी, मेरी पूरी सीनियर कांग्रेस का ये मेरे पे आशीर्वाद है और मेरे पे जो भरोसा जताया है। मैं आज इस कुर्सी पे बैठने का मतलब है कि एक कांटों का ताज होता है, क्योंकि कर्म बहुत बड़ी चीज होती है और उसको आगे बढ़ाना, मेरे से पहले भी सबने अच्छा करा, उसे और आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगी और ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करने का मैं प्रयास करूंगी। मेरा अलवर जिले मैडम अलवर जिले से आप आते हैं, उधर ही सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है, तो खासकर इसलिए फोकस ज्यादा रहेगा उधर। बिल्कुल, जैसे अलवर जिला ही क्या, अब तो पूरा राजस्थान मेरा परिवार बन गया है। पहले बानसूर और अलवर और उसके साथ साथ अब राजस्थान, पूरे राजस्थान में ही मेरा फोकस रहेगा। अलवर में भी फोकस रहेगा कि कुछ नया किया जाए, कुछ नया आयाम किया जाए वहां पर स्थापित। और मेरा तो प्रयास ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा
सभी विधानसभा क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि सब अपने आप में युवा और महिला आत्मनिर्भर बन सके। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए प्रदेश बिल्कुल। में, उसके लिए अगले साल एक बड़ा निवेश का वो होने वाला राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी की ये सोच है और उनका एक उद्देश्य भी है जो अभी जनवरी में होने जा रहा है 24-25 को तो समिट होगा, तो उसमें हम चाह रहे हैं कि और कुछ नए आयाम किए जाएं जिससे कि एक राजस्थान में एक नया कुछ स्थापित कर सके हम। और मुख्यमंत्री महोदय का तो ये एक उद्देश्य नहीं, टारगेट भी है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट के तहत किसी भी तरीके से ज्यादा रोजगार मुहैया किए जाएं। ये चुनौतियां बहुत हैं क्योंकि उद्योग के साथ जहाँ विकास होता है वहाँ पर्यावरण से रिलेटेड, प्रदूषण से चुनौतियां रहती है, उसको कैसे आप निपटेंगे? नहीं, इसके लिए भी जो भी हो सकेगा उसके लिए जो पॉल्यूशन जो होता है तो उसके लिए कोई उसको रिसर्जेंट करने के लिए कि किस तरीके से उसको वापस से दूषित ऐसे मेरा उद्देश्य ये है कि ऐसी कंपनियां लगाई जाएं जो पॉल्यूशन मुक्त हो, जो पॉल्यूशन मुक्त हो, या स्ट्रीट को ये इस तरीके के लगाया जाए उसमें जिससे कि उनका निराकरण हो सके और जहां पॉल्यूशन है उसे भी समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान के परंपरागत उद्योग की बात करें, चाहे सांगनेरी प्रिंट हो, बगरू प्रिंट हो, टेक्सटाइल्स हो, स्टोन्स हो, उनको लेकर कोई काम करेंगे? परंपरागत उद्योग आगे बढ़े राजस्थान? जो राजस्थान का परंपरागत जो उद्योग है, जो कुटीर उद्योग धंधे हैं, चाहे बगरू प्रिंट है या टेक्सटाइल्स का है, तो जो राजस्थानी प्रिंट का है तो इन्हें भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे क्योंकि सरकार सभी तरीके से सुविधा दे रही है, चाहे लोन। ठीक है, शकुंतला रावत से बात कर रहे थे। सहयोगी शकुंतला रावत पत्रकारों से बात कर रही हैं। उद्योग मंत्री का पदभार उन्होंने ग्रहण किया और अब बात करते हुए क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या रोड मैप रहने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है, अतिक्रमण को लेकर विवाद। भरतपुर में अतिक्रमण को लेकर विवाद, बड़ी खबर भरतपुर से। आपस में पड़ोसी ही आपस में भिड़ गए, जमकर लाठी डंडे चले, 3 महिलाएं इसमें घायल हुई हैं। बयाना के खोहरा गांव का ये पूरा मामला। भरतपुर से बड़ी खबर। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान जोरों से चल रहा है। अहमदाबाद में भी टीकाकरण के 100% लक्ष्य को हासिल करने के लिए अहमदाबाद नगर निगम ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। आरोग्य विभाग अब लोगों के घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेट कर रहा है। अहमदाबाद गुजरात का पहला ऐसा नगर निगम बन गया है जहां पीएम मोदी के हर घर दस्तक अभियान के आह्वान के बाद आरोग्य टीम लोगों का घर घर जाकर वैक्सीनेशन कर रही है। अहमदाबाद नगर निगम की कोशिश है कि जल्द से जल्द अहमदाबाद में 100% वैक्सीनेशन को सुनिश्चित किया जा सके। इस विशेष वैक्सीनेशन अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए आरोग्य विभाग सर्वे के बाद घरों के बाहर X और P का मार्क लगा रहा है, जिसमें X का मतलब है परिवार का टीकाकरण नहीं हुआ है, जबकि P का मतलब परिवार ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। इस मार्ग के जरिए स्वास्थ्य विभाग की टीम बिना परेशानी के ज्यादा से ज्यादा टीका लेने के योग्य लोगों तक पहुंच पा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत जो घर घर दस्तक की बात चल रही है, उसके अंतर्गत हमने ये वैक्सीन की मुहिम चालू की है। जिनके घर वैक्सीन देते हैं वहाँ हम पी लिखते हैं, मतलब कि वहाँ पे हमने वैक्सीन कर दिया है, और जहाँ पे वैक्सीन नहीं हुआ या तो वैक्सीन अंतर्गत कोई व्यक्ति बाकी रह गया है वहाँ पे हम X लिखते हैं। अहमदाबाद नगर निगम की योजना दिसंबर तक शहर में 100% वैक्सीनेशन करने का है। आंकड़ों के मुताबिक अभी अहमदाबाद में करीब 9 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली है। इसी को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद नगर निगम ने ये खास योजना बनाई है ताकि अहमदाबाद नगर निगम की हद में आने वाली शहरी इलाकों में जल्द से जल्द 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ये अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक मुहिम है कि दिसंबर तक ये पूरी कार्यवाही खत्म कर दी जाए। हर एक जोन में, हर एक वार्ड में पूरी वैक्सीनेशन 100% हो जाए, इसलिए हमने ये घर घर दस्तक कार्यवाही शुरू कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर ने गुजरात के कई शहरों में जमकर कहर बरपाया था। अहमदाबाद भी उनमें से एक था। यही वजह है कि इस बार अहमदाबाद नगर निगम वैक्सीनेशन को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरत रहा। उम्मीद है
स्वास्थ्य विभाग और अहमदाबाद नगर निगम की ये कोशिश रंग लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।